हेलो माय डियर स्टूडेंट, यस आज के वीडियो में हम वन शॉट वीडियो में प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 के स्टार्ट कर रहे हैं। ओके और चैप्टर 1 के तो आपने वीडियो जरूर देख लिए होंगे और अच्छे से चैप्टर 1 को प्रिपेयर कर लिए होंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। यस जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं और स्टार्टिंग वही एमसीक्यू क्वेश्चंस, देन उसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को ऐसे रखा और रिलीज कर दिया तो चार्ज रेस्ट में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा उस पर फोर्स लगेगा और चार्ज मोशन में आएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, अब ऐसा करने पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन है रिमेन्स अ कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, क्योंकि ई कांस्टेंट है इसीलिए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने पे यस क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। थर्ड वन डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्थ वन डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंसेप्ट क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा गया है। ओके अब चार्ज जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने चार्ज को प्लेस किया, चार्ज क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो इस पे फोर्स लगेगा। यस फोर्स लगेगा और जो फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू क्यू ई। और ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो जो फोर्स लग रहा है उसके वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता। तो अगर हम समझें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सोर्स है, जैसे मैं एक सोर्स बना देता हूँ, कैपिटल क्यू चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज क्यू रख दूँ इस तरीके से यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ प्लेस किया तो क्या होगा, ये कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल क्यू पे लगेगा फोर्स और फोर्स लगेगा तो ये चार्ज इस तरीके से मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ई और डी वी और डी आर के बीच में, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। आप देख सकते हैं यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करती है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल कुछ और है, लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज करती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी। और इस बेसिस पे भी देख सकते हैं कि अगर ये टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बेसिस पे देखें आर डिस्टेंस पे तो ये रिपल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करेगा। तो U इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस बेसिस पे भी अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस तरीके से पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये चार्ज को रिपल करेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो आर अगर इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगी। और इस कंसेप्ट के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑप्शन कौन सा सही है आप देख सकते हो इसमें, डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स शोन इन द फिगर। डायग्राम आप देख सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। 1 माइक्रोफैरेड 1 ये सब 1 माइक्रोफैरेड है। कितने कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है। अब इसमें से देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अब देख सकते हो कि ये 1 और ये 1 ये एक ही लाइन में, देखो ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड एक ही लाइन में, ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। तो 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड ये सीरीज में है तो 1 अपॉन सी सीरीज का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या आएगा, यस 2 अपॉन 1 एंड सी सीरीज आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइक्रोफैरेड। तो ये तो 1 अपॉन 2 आ गया, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये 1.2 माइक्रोफैरेड यानी 0.5 माइक्रोफैरेड आ गया। ओके अब ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड आप देख सकते हो ये पैरेलल में कनेक्टेड। अगर मैं इस वायर को ऐसे घुमा के इधर ले आऊँगा इस एंड को ऐसे करके तो ये 1 और ये जो यहाँ पे सी एस फाइंड किया ये तीनों हो गए
पैरेलल में। तो जब तीनों पैरेलल में हो गए तो जो C इक्विवेलेंट आएगा ये 1 यानी 1 + 1 और ये इसका इक्विवेलेंट हम फाइंड कर चुके हैं 0.5, तो हमारा आंसर आएगा 2.5 माइक्रोफैरड। ऑप्शन कौन सा? यस 2.5 माइक्रोफैरड, बी ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर इज 100 वोल्ट। तो सरफेस पे देखो कंडक्टिंग स्फेयर है, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, सरफेस पे चार्ज रहता है और पोटेंशियल 100 वोल्ट है। अब स्टेटमेंट S1 S2 गिवन है, अब उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन है। S1 क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। अब आपको बता दो जीरो क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर है तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इनसाइड कोई चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। स्टेटमेंट सही है। S2 एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। हाँ 100 वोल्ट रहेगा। अब देखते हैं और क्यों होगा, आपको बता दें रीजन 100 वोल्ट रहेगा क्यों। E इज इक्वल टू -dV/dr वाले फॉर्मूले से हमें आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है जो कि स्टेटमेंट 1 ने कह दिया है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इसका मतलब है कि dV/dr वाला टर्म इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि V कांस्टेंट हो जाएगा। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो मतलब वो कांस्टेंट हो गया, यानी जो पोटेंशियल है जो 100 वोल्ट में वही इनसाइड भी रहेगा। ये चीज़ कहाँ से मिली? E0 से, और यही चीज़ स्टेटमेंट 1 में कहा, यानी स्टेटमेंट 1 से स्टेटमेंट 2 हमें मिल रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। नहीं, हमें तो पता है दोनों ही ट्रू हैं, तो S1 भी ट्रू है, S2 भी ट्रू है। यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन में, अब C और D में डाउट हो सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन कि हमें स्टेटमेंट 1 में कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उसी चीज़ को रख करके इस फॉर्मूले में हमने देखा कि V कांस्टेंट आ रहा है, तो यानी E जीरो होने की वजह से V कांस्टेंट है। तो S1 इज द कॉज ऑफ S2। ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज में लगे हुए। 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक इन सीरीज, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे करके 2 ब्लॉक्स। ठीक है, वन ऑफ द ब्लॉक हैज थिकनेस D1 and another has thickness D2. ठीक है, as shown in the figure. The arrangement can be through as a dielectric slab of thickness. तो जो अरेंजमेंट है उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप K इक्विवेलेंट निकालो कि इसका इफेक्टिवली K क्या होगा वो बताना है। भाई इसका K1 कह देते हैं, K1 जिसकी थिकनेस D1 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 जिसकी थिकनेस D2 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मान लेते हैं। डायग्राम क्लियर है आपको? इसका थिकनेस D1 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की गिवन, थिकनेस D2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2। तो इस इक्विवेलेंट का क्या होगा K, यानी K इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। यस, सीरीज में कनेक्टेड है 1 by 1, तो फॉर्मूला हमें पता है कि 1/C इक्विवेलेंट सीरीज के लिए 1/C1 + 1/C2। ठीक है, अब यहाँ C1 C2 वैल्यू रखनी है, तो पहले बता दें C1 क्या है। तो C1 इज इक्वल टू यस K1 हो गया, फॉर्मूला K एप्सिलॉन A/D से K1 एप्सिलॉन A, एरिया आपका सेम रहेगा। ठीक है, ये एरिया ऑफ प्लेट है, A सेम रहेगा इस केस में दोनों का, अपॉन D, थिकनेस क्या है इसका D1 है, ये C1 आ गया। सेम C2, K2, K की जगह K2 एप्सिलॉन A, एरिया ऑफ प्लेट, थिकनेस यस D2, ये वैल्यू रख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1, यहाँ K1 अपॉन एप्सिलॉन A, C1 की जगह अपॉन D1 करेंगे तो D1 ऊपर चला जाएगा, तो D1 लिख देते हैं, प्लस अब इसमें भी वही करते हैं, K2 एप्सिलॉन A अपॉन ये D2, ये ऊपर रख देते हैं D2। इस तरीके से पुट कर दिया, इतना मैथमेटिकली आपको आता है, ये कर सकते हो सॉल्व। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट के टर्म में क्या होगा, तो इक्विवेलेंट के टर्म में D1 + D2, तो D1 + D2 हो जाएगा टोटल थिकनेस इक्विवेलेंट का, अपॉन K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन A, C इक्विवेलेंट की जगह हमने ये वैल्यू रख दी। अब आप उसको सॉल्व कर लो,
d1 अपॉन k1 एप्सिलॉन नॉट a प्लस d2 अपॉन k2 एप्सिलॉन नॉट a, और एप्सिलॉन नॉट a कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, ये कट गया एप्सिलॉन नॉट a, और हमको क्या मिला d1 प्लस d2 अपॉन k इक्वलेंट इज इक्वल टू d1 अपॉन k1 प्लस d2 अपॉन k2। ज़रा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और k इक्वलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आपको आइडिया क्या लग रहा है कि k इक्वलेंट क्या आना चाहिए? देखो आप k1 k2 इंटू d1 प्लस d2 यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आएगा और तुरंत आपको सर्कल कर देना है या सी ऑप्शन के साथ ये लिख देना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट P इज गिवन बाय, यस वेरिएबल है, डिफरेंट x की पोजीशन के अकॉर्डिंग V चेंज हो रहा है। V इज इक्वल टू 3x स्क्वायर गिवन है, वेयर x इन मीटर है और V वोल्ट में मेजर करना है, और इस पॉइंट 1,0,2 पे फाइंड करना है आपको। यस क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दिस 1, 0, 2, x कोऑर्डिनेट 1, y 0, z 2, और ये तो x के टर्म में। तो यस अगर हम बात करें Ex फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला होता है माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल v बाय डेल x। क्या कहता है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z अगर होते हैं यहाँ पर तो वो कांस्टेंट टर्म होते हैं। फिलहाल y और z है नहीं तो बहुत सिंपल है, तो आपको माइनस डेल v बाय डेल एक्स यानी कि v है आपका 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना है आपको मिल जाएगा माइनस 3 कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये मिल गया आपको माइनस 6x। अब वैल्यू रख देना है। अब वैसे Ex आ गया, Ey और Ez क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y और z का टर्म है नहीं तो x को कौन से माना जाएगा? तो Ey और Ez जो कंपोनेंट होंगे आपके वो तो यहाँ 0 होंगे, क्योंकि v में कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ Ex कंपोनेंट मिलेगा। अब x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, x की वैल्यू पुट करनी है 1, तो एट 1, 0, 2 पे यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e की वैल्यू जो Ex के इक्वल है, ठीक है, Ex आई कैप के इक्वल है, तो जो Ex कंपोनेंट आपको मिलेगा -6 इंटू 1 यानी -6, और वेक्टर फॉर्म में क्या कहते हैं Ex आई कैप, तो Ex की वैल्यू -6 तो -6 आई कैप, यानी कि जो E वेक्टर है वो कहूँगा -6, इसका मैग्नीट्यूड आ गया Ex और आई कैप। तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस की वजह से, माइनस आई कैप की वजह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस है और वैल्यू 6 है, तो 6 वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होती है ए और बी, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है? माइनस एक्स एक्सिस, क्योंकि माइनस आई कैप आपको यहाँ मिला। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टू चार्जेस आपको गिवन है 4 माइक्रोकूलम प्लस में और -4 माइक्रोकूलम माइनस में, प्लेस एट पॉइंट -12 सेंटीमीटर 0, 0, मतलब x पे माइनस एक्स एक्सिस पे, यहाँ -12 है, ये +12 है। तो आप देख सकते हो डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच का, 24 सेंटीमीटर होगा, यानी एक तरीके से डायपोल और 24 सेंटीमीटर। फिलहाल हम मान रहे हैं 2 चार्जेस हैं और ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये प्लेस किया गया है, इसको रिमूव कर देते हैं, प्लेस किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम मान लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये 2 चार्जेस को प्लेस किया गया इस तरीके से, इन पोजीशन पे प्लेस किया गया है, और पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी तो उसका फॉर्मूला दिया होगा A/r², ए की वही वैल्यू दी होगी, तब इसको अलग तरीके से करेंगे। फिलहाल यहाँ सिंपल है, फॉर्मूला बेस है कि Q1 Q2 2 चार्जेस हैं, Q1 +4 माइक्रोकूलम है, Q2 -4 माइक्रोकूलम है, और इन पोजीशन पे प्लेस किया गया है। यानी इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है और R डिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है माना गया है, इन 2 चार्जेस को रखा गया है, तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वैल्यू पुट करते हैं, U K की जगह 9 × 10⁹ वैक्यूम में, Q1 की जगह यस 4 माइक्रोकूलम यानी 4 × 10⁻⁻⁶, Q2 की जगह -4, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, विद साइन रखना पड़ेगा, -4 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये वैल्यू रख दिया।
अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये -12 और ये +12, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो 24 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें यहाँ मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यस, सॉल्व कर सकते हैं आप, ये 24 है, ये 4, तो 4, ये आपका 6 एंड ये 4, ये इसमें अब 2 3 से कैंसिल हुआ, और ये 2 एंड ये 3, ये 3, तो 3 -2 -6 इंटू 10 की पावर, ये 9 है, ये -6 -6 -12 हुआ, तो 9 -12 और -2 ऊपर जाके +2 हुआ, और आपको मिल गया u इज इक्वल टू -6 इंटू 10 की पावर, यस, -12 +2 -10 और ये 9 -1 जूल, यानी कि u इज इक्वल टू -0.6 जूल हमें मिल गया। क्या ऑप्शन में है? यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो फॉर्मूला अप्लाई करना है, सोचना है कौन सा कंसेप्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी। 200 वोल्ट की बैटरी से वेरिएबल कैपेसिटर कनेक्टेड है, सी वैरी कर रहे हैं, ठीक है, और जो कैपेसिटेंस वैरी हो रहा है वो 2 माइक्रोफैरड से x माइक्रोफैरड हो रहा है। इनिशियली 2 है, फाइनली x माइक्रोफैरड। देन ऐसा करने से डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज 2 × 10⁻² जूल। तो जो एनर्जी डिक्रीज वो इतनी भी, डेल्टा यू इतना दे रखा है, तो जो डेल्टा यू है, जो डिक्रीज इन एनर्जी है, तो वो आपका माइनस लिख देते हैं क्योंकि डिक्रीज हो रही है 10⁻² जूल। तो यानी कि फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम होगी तभी आपका माइनस में आया, तो ये डिक्रीज इन एनर्जी है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते हैं। यू फाइनल मीन्स अब यहाँ पे वी सेम है 200 वोल्ट बैटरी, और सी चेंज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी फाइनल, क्योंकि सी चेंज कर रहे हैं, वी सेम रहेगा, हाफ सी इनिशियल वी स्क्वायर इक्वल टू -2 × 10⁻² जूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी स्क्वायर और हाफ कैंस कॉमन ले लेंगे, तो वी स्क्वायर बाय 2 सी फाइनल माइनस सी इनिशियल इक्वल टू -2 × 10⁻² जूल, ठीक है। अब इसमें वी स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर अपॉन 2, सी फाइनल हम x मान रहे हैं, फाइंड भी करना है हमको, इनिशियली 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, ध्यान रखना कि माइक्रोफैरड में आ जाएगा हमारा -2 × 10⁻²। अब इसको आपको x -2 माइक्रोफैरड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 × 10⁻² अपॉन ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 इधर चला गया, 200 का स्क्वायर यानी कि 200 × 200। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये 2 कटा 100, अगेन ये 2, ये 100। आप देख सकते हैं 10⁻4 और ये 10⁻², तो 10⁻² और ये 4 -4 हो जाएगा, और मिल गया -10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 मतलब क्या, 1 माइक्रोफैरड, डिफरेंस माइक्रोफैरड में आए, तो 10⁻6 को माइक्रो लिख सकते हैं, तो ये माइक्रोफैरड का डिफरेंस, यानी x -2 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू आपका क्या मिला, -1 माइक्रोफैरड। तो x इज इक्वल टू -1 माइक्रोफैरड, और ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, इसका मतलब है x इज इक्वल टू +1 माइक्रोफैरड हमारा आ गया। तो x इज इक्वल टू +1 माइक्रोफैरड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, equipotential surfaces are closer in a region of large electric field compared to the region of lower electric field। जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं कि जो रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होती है या वहाँ स्ट्रॉन्गर होती है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होती है। आपको इस कंसेप्ट याद होगा, मैंने जो चैप्टर 2 का थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर आपका ई, जहाँ पे ई स्ट्रॉन्गर होगा तो वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होती हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर द सेम डीवी के लिए अगर हम कहें ई डी आर की जो वैल्यू, सेम डीवी की वैल्यू के लिए, तो जहाँ ई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा डी आर कम होगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होंगी इस फॉर्मूले से, सो डैट कि ई इंटू डी आर कॉन्स्टेंट रहे। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बिटवीन द टू सरफेसेस जो है, अगर ई ज़्यादा होगा तो सरफेसेस क्लोजर होंगी।
तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, क्लोजर फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एज कम्पेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, सही लग रहा है, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सही आ रहा है कंसेप्ट। बी देख लेते हैं, विल बी मोर क्राउडेड नियर द शार्प एजेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ये भी सही लग रहा है, क्योंकि जो आपको बता दूं कि जो शार्प एजेस ऑफ कंडक्टर होते हैं वहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ज़्यादा क्लोजर होंगे, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन सी, विल ऑलवेज इक्वली स्पेस, नहीं ऑलवेज इक्वली स्पेस नहीं हो सकते, इक्वली स्पेस तब होंगे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सही है, हमने ये चीज़ देखा कि दोनों सही आया हमारा, तो यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, आप लिखेंगे डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, अगर ई जीरो होगा तो यस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो अब यही कंसेप्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, नहीं, अभी हमने पढ़ा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ई इक्वल टू जीरो है, तो वहाँ पर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है। और सी देख लेते हैं, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, ये भी सही है, क्योंकि भाई चार्ज नहीं है तो ई ज़ीरो है, तो ई ज़ीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल सही है फॉर द ई ज़ीरो, और चार्ज नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बी एंड सी आर करेक्ट, तो हमारा डी सही है, ठीक है, क्योंकि हमारा बी एंड सी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड आर पुट इन सीरीज में कनेक्ट किया गया है 120 वोल्ट बैटरी। तो ड्रॉ करते हैं कि ये 6 माइक्रोफैरेड, ये हमारा 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको, 120 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक, ये 120 वोल्ट बैटरी मान लेते हैं, इससे कनेक्टेड है। एंड पूछा क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड, इसके अक्रॉस बताना है, या चलो हम इसको C1 मान लेते हैं 6 माइक्रोफैरेड, और C2 को C2 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड, हमें V2 बताना है, वी हैव टू फाइंड V2 यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड बताना है। तो सिंपल 120 वोल्ट है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपको पता है कि जो 120 है दैट इज 120 V1 प्लस V2 हो जाएगा इसमें, और कुछ इसमें डिवाइड, 120 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, कुछ वोल्टेज ड्रॉप इधर और कुछ वोल्टेज ड्रॉप इधर, तो एक तो ये फॉर्मूला मिल गया, प्लस आपको बता दें सीरीज में Q सेम होता है, तो जो V1 अपॉन V2 है, यस V इज इक्वल टू Q बाय C वाला फॉर्मूला, तो क्योंकि Q सेम होता है तो Q कैंसिल हो जाएगा, और आपका V इज इक्वल टू जो Q बाय C है, क्योंकि Q सेम होता है सीरीज में, तो V C के इन्वर्सली, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, C2 है 4 माइक्रोफैरेड, C1 है 6, और यानी यहाँ से V1 अपॉन V2 की जो रेशो मिलेगी वो आपको 2/3 मिलेगी। और हमको क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, तो हम V1 को रख सकते हैं 2/3 टाइम्स ऑफ V2 रख सकते हैं। कहाँ पे रखना है, यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, पुट कर दो आप V1 की वैल्यू, तो V1 की जगह हम रख दे रहे हैं 2/3 V2 प्लस V2 इज इक्वल टू 120 वोल्ट, ओके। अब आप यहाँ से V2 कॉमन ले सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, 2/3 प्लस 1 V2 इज इक्वल टू 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। अब आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो आपको मिलेगा 5/3 V2 इज इक्वल टू 120 वोल्ट, एंड V2 मिल गया आपको 120 इंटू 3/5, और यस आप देख सकते हैं 5 ये कटेगा, आपका क्या आएगा, ये आपका हो गया 24, 5 इंटू 24 आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा, और जब 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा 3 4 12, 3 2 6 72 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन में दिख रहा है, यस फर्स्ट ऑप्शन में हमें 72 वोल्ट मिल रहा है, यानी 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस 72 वोल्ट है। और अगर 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पूछा जाए तो जाहिर बात है कि V1 प्लस V2 अगर 120 है तो V2 अगर 72 आया तो V1 क्या आएगा, 120 माइनस 72 कर देंगे, ओके। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम
Q2 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन एयर। तो टू चार्जेस गिवन, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज दैट इज Q1 वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी जीरो। तो Q1 से कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा, और पोटेंशियल जीरो क्यों होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, V1 प्लस में V2 माइनस में, तो नेट पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जीरो होगा, और उस पॉइंट का हमें पोजीशन बताना है, डिस्टेंस बताना है Q1 के रिस्पेक्ट में। सेकंड, आल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसा हमें कहा गया है कि लेट एक Q1 चार्ज है, तो ये Q1 चार्ज है, वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है, एंड Q2 चार्ज की वैल्यू है माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। ये 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है, ये माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम है। पॉइंट ए पे Q1 मान लेते हैं, पॉइंट बी पे Q2 मान लेते हैं। तो इन बिटवीन कहीं पोटेंशियल जीरो, क्योंकि यहाँ पे V1 प्लस होगा और V2 माइनस, तो पॉइंट हम मान लेते हैं डेफिनेटली Q1 चार्ज से दूर होगा, सी पॉइंट, यस, सी पॉइंट पे मान लेते हैं कि लेट पोटेंशियल जीरो होगा। तो जीरो कब होगा, कि यानी सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो नेट पोटेंशियल सी पॉइंट पे जो होगा वो होगा V1 प्लस V2, यानी Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा सी पॉइंट पे वो V1 होगा, एंड Q2 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा सी पॉइंट पे वो V2 होगा, ऐसा हम मेंशन कर देंगे। एंड हियर द नेट पोटेंशियल जीरो, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाइज V1 की वैल्यू, अब ये डिस्टेंस हमें AB 60 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, तो हम चलो AB मान सकते हैं, और ये डिस्टेंस Q1 के रिस्पेक्ट में x मान लेते हैं, तो Q2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 60 माइनस एक्स, ये 60 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, V1 की वैल्यू पुट करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 दैट इज K Q1 अपॉन डिस्टेंस AC प्लस K Q2 स्मॉल k यानी 1/4 वैक्यूम के लिए अपॉन डिस्टेंस BC, और इक्वल टू 0 आना चाहिए। नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट वी गेट, K Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। AC हमने x कंसिडर किया है, प्लस K Q2 की वैल्यू माइनस साइन के साथ, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी साइन के साथ रखा जाएगा, माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस इधर जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि K 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू, यानी इक्वल टू इधर ये प्लस हो जाएगा, तो K 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 60 माइनस एक्स, कैंसिल क्या होगा, K कैंसिल आउट, 10 की पावर माइनस 8 कैंसिल हो गया, आपको मिला 10 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 60 माइनस एक्स, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो रहा है, देखो आप देख सकते हो 2 1 जा, और ये 5 जा, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 एक्स, यस, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 60, यस इट इज 300 माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स, एंड वी गेट 300 इज इक्वल टू माइनस 5x उधर जाके प्लस हो जाएगा 6x, एंड वी गेट x इज इक्वल टू व्हाट 300 अपॉन 6, एंड वी गेट 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी कि Q1 के रिस्पेक्ट में 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा। ये फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ सेकंड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टू चार्जेस है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यस, सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इज U इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस 1 और 2 के बीच का, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू वैक्यूम या फ्री स्पेस में 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 10 इंटू 10 को माइनस 8, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू Q2 की वैल्यू विद साइन माइनस में आएगा, इसका मतलब पोटेंशियल है जी, माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8, एंड अपॉन डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें,
60 सेंटीमीटर यस इंटू 10⁻²। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, और ये आंसर आपका जूल में आएगा। कैलकुलेशन तो आपको करना है, कंसेप्ट मेरा काम है बताना, आप इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना, 10 की पावर्स का ध्यान रखना है आपको, और एक बार जरूर चेक कर लेना कि आपने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन। क्या टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आएगा तो सिर्फ इतना ही आएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स का। सेकंड पॉइंट क्या है? टू चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी, एंड आपको बताना है कि हाउ मच वर्क इज डन फॉर मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। तो ये भी सॉल्व करेंगे, टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर? नो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब एक्सप्लेन करते हैं। इफ इट हैपन, इफ दे इंटरसेक्ट, तो क्या कर सकते हैं? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू नॉर्मल, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे तो उसके टेंजेंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल, यानी इफ वी ड्रॉ टू नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्लियर हो गया आंसर क्या होगा? If it happen, we can draw two normals at the point of intersection which give the two direction of electric intensity, which is not possible. First one clear? Second one, two charges को पहले प्लेस करते हैं A and B, और A and B में कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? x0 y0 z है माइनस a, x0 y0 z है प्लस a। तो पहले z एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं कि लेट ये z एक्सिस है, z एक्सिस है, और z एक्सिस पे अब ये ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं, एक और एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं किसी, और एक और एक्सिस की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पी एंड क्यू आप देख सकते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम ये जेड और एक्स एक्सिस की बात करें कि लेट ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो पॉइंट ए एंड बी उसको हम शो करते हैं। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस है, यानी कि जेड एक्सिस पे ये पॉइंट है आपका माइनस पॉइंट ए है, और कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस ए, और बी पॉइंट यस ये 0 0 प्लस ए। तो पॉइंट ए एंड बी पे टू चार्जेस रखे गए हैं, ए पे रखा गया है माइनस क्यू और बी पे रखा गया है प्लस क्यू। इतना क्लियर हो गया? हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मान लेते हैं, कोई टेस्ट चार्ज है जिसको पी एंड क्यू के बीच में मूव करा रहे हैं। अब ये देख सकते हो इस तरीके से डाइपोल बन रहा है, और डाइपोल अगर मैं ऐसे सीधा कर दूं तो आपको याद आ रहा होगा, डाइपोल के ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया आपका ये। अब ये पॉइंट हम एक्स एक्सिस मान रहे हैं कि P एंड Q, तो P आपका ये रहा पॉइंट A, 0, 0, Q हो गया ये पॉइंट माइनस A, 0, 0। कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये डाइपोल लेंथ है और ये यस क्या है आपका ट्रांसवर्सली, यहाँ पे आपने फाइंड किया था ना पोटेंशियल 0, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल 0, पॉइंट Q पे पोटेंशियल 0 होता है। यस, एक्सिस पे 0 नहीं होता, इक्वेटोरियल प्लेन पे 0 है, तो यहाँ 0 है पोटेंशियल, यहाँ 0 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप मूव कराएंगे तो पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन क्या होगा? 0। तो हम कह सकते हैं डायग्राम के बेसिस क्लियर है कि पॉइंट P पे पोटेंशियल 0, क्योंकि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होता है, Q पे भी 0 है, वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल 0, वैसे भी 0 आ गया, ठीक है। और मान लो अगर पोटेंशियल यहाँ तो 0 है, कहीं पे पोटेंशियल होता कुछ और किसी दूसरे पॉइंट पे कुछ होता, अगर पोटेंशियल सेम होता तो पोटेंशियल अगर डिफरेंस क्या होता फिर 0 होता। तो फिलहाल यहाँ पोटेंशियल 0 इधर भी है, इधर भी है, पोटेंशियल 0 वैसे ही 0 हो गया, तो वर्क डन क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो वर्क डन आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। लेस टेस्ट चार्ज Q0 है और Q0 इंटू डेल्टा वी, आपका यहाँ वर्क डन 0 आ जाएगा क्योंकि डेल्टा वी 0 है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। 3 equipotent surfaces corresponding to a field that uniformly increases in magnitude but remains constant along the z direction. How are these surfaces different from that of constant electric field along the z direction? आपको 3 equipotent surface ड्रॉ करना है, ठीक है। equipotent surfaces क्या होता है? वो surfaces जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है। एक equipotent surface पे थ्रू आउट पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए इसका नाम इक्विपोटेंशियल है। करस्पॉन्डिंग टू अ फील्ड दैट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, याद रखना कि
इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है अलोंग द जेड डायरेक्शन। अब ई इंक्रीजेस तो जो सरफेसेस बनाओगे वो क्लोजर होगी, ये एक दूसरे से दूर होगी या सेम डिस्टेंस पे रहेगी। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं। लेट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अब जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज अगर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हमें क्लियर है कि यहाँ पर ई इंक्रीजेस है, ई इंक्रीजेस है, तो इसके बाद नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये मैंने ये ड्रॉ किया। तो क्योंकि ई इंक्रीजेस है फॉर सेम डी वी, डी वी इक्वल टू ई डी आर होता है वैल्यू, तो फॉर सेम डी वी अगर ई इंक्रीजेस है तो डी आर हो जाएगा कम, क्योंकि मल्टीप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए। तो सेम डी वी के लिए अब यहाँ तीसरा ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि वहीं से क्लियर होगा। तो तीसरा जो सरफेस होगा, जैसे इनके बीच का कुछ सेपरेशन है तो क्योंकि ई इंक्रीज होगा तो डी आर कम होगा, नेक्स्ट जो ड्रॉ करूंगा वो उसके क्लोजर ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, यानी ये सेपरेशन कम होगा क्योंकि जैसे ऊपर जा रहा है जेड की डायरेक्शन में ई बढ़ रहा है तो डी आर कम होगा। और एक और फोर्थ भी ड्रॉ करूं तो और क्लोजर होगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। हाउ आर दीज सरफेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती तो जो कांस्टेंट होती तो ये सेपरेशन इक्वल होता, यानी कि इस तरीके से ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, ये जो सेपरेशन है उतना ही सेपरेशन इधर होता, सेम होता। तो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये सेपरेशन सेम होता, क्योंकि ई कांस्टेंट तो डी आर सेम यानी कांस्टेंट रहता, लेकिन यहाँ पे ई इंक्रीजेस है इसलिए सेपरेशन कम होता जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर केप्ट इन द एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन मान लेते हैं, ये एक्स जेड प्लेन मान लेते हैं, डिस्टेंस डी अपार्ट, sketch an equipotent surface due to electric field between the plates। यानी ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट समझ लो। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है, दूसरा नेगेटिव, तो एक प्लस सिग्मा दूसरा माइनस सिग्मा, ठीक है। और हमें पता है कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, उसकी वैल्यू हमें पता ही है। तो sketch a equipotent surface due to electric field between the plates if a particle of mass m charge q remains stationary between the plates, what is the magnitude and direction of the field। अगर कोई चार्ज रखा गया है और वो स्टेशनरी है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको बताना है, यानी क्योंकि मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि mg को कैसे वो बैलेंस कर रहा है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। तो ड्रॉ करते हैं, पहले हम एक्स जेड प्लेन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से एक प्लेट है और ये सेकंड प्लेट, क्योंकि टू प्लेट्स होती हैं, टू पैरेलल प्लेट्स होती हैं इस तरीके से, और ये टू पैरेलल प्लेट्स हैं। ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। ओके, तो मैं भी इसको प्लस सिग्मा ले लेता हूँ और इसको मैं माइनस सिग्मा ले लेता हूँ। ऐसा करने पे, क्योंकि हमें यहाँ प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लेना है, तो प्लस सिग्मा, ये एक्स जेड प्लेन मान लेते हैं, लेट इट इज़ एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो ये एक्स और ये जेड मान लेते हैं, एक्स जेड प्लेन है। तो एक्स जेड अगर ये प्लेन है तो वाई एक्सिस क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर, ठीक। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आपको बता दें, इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो इस तरीके से होती है, प्लस से माइनस की तरफ। हमें क्या करना है, पहले तो स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करना है, और हमें पता है कि बिटवीन द प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो फिलहाल एक ड्रॉ करें, दो ड्रॉ करें, अगर थ्री भी ड्रॉ भी करना चाहें तो हमें दिखाएंगे वो इक्वली सेपरेटेड होगा। तो ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया तो ये प्लेन ही होगा, ऐसे करके इस तरीके से आप इस तरीके से टू ड्रॉ कर दो इस तरीके से। तो ये आपका उसी प्लेन में इस तरीके से, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वाई एक्सिस अलोंग होगी, क्योंकि एक्स जेड प्लेन है, ये प्लेन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस हो गई, और ये आपका ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q रिमेन स्टेशनरी। अब यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया, लेट अगर मैंने कोई चार्ज यहाँ प्लेस कर दिया है, कोई चार्ज q प्लेस किया, वो स्टेशनरी है, तो मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, और जबकि नीचे ग्रेविटी, यानी कि इस चार्ज को यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो ऊपर की तरफ लग रहा है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स, और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, QE, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है,
एंड इसको बैलेंस अगर ना होता तो ये एफ इसको mg की वजह से नीचे आ जाता, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स यानी वेट की वजह से। यानी कि यहाँ पे जो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है, वेट यानी mg, और उसको बैलेंस QE कर रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको E मिल जाएगा, व्हाट इज E, mg अपॉन Q मिल जाएगा। इस तरीके से हमने यस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली कि E, और डायरेक्शन क्या होगी, यस ऊपर की तरफ, क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड यानी अगर माइनस वाई एक्सिस मान लें इसको, तो वेट mg नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस वाई। तो ये कंसेप्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब एक डायग्राम गिवन है, दिस फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2। दिख रहा है आपको, C1 2 माइक्रोफैरड, C2 भी 2 माइक्रोफैरड। एक स्विच लगा हुआ है यानी C2 अभी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। देखते हैं आगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ईच ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी 5 वोल्ट, इनिशियली स्विच इज लेफ्ट ओपन। अभी स्विच कनेक्टेड नहीं है, अभी सिर्फ C1 कनेक्ट है, यानी C1 के अक्रॉस 5 वोल्ट है और C1 इसका मतलब चार्ज हो गया है। नाउ क्या किया गया है, एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 5 आर इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द 2 कैपेसिटर। इनिशियली क्या किया गया कि स्विच ओपन है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया गया 5, ठीक है, प्लेस कर दिया दोनों में। हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब आर इंसर्टेड। तो बिफोर और आफ्टर क्या, यानी स्लैब प्लेस करने से पहले क्या था, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद क्या था, क्या चेंज आया। तो पहले देखते हैं, क्योंकि इनिशियली अगर हम कहें तो C1 बैटरी से कनेक्टेड है, तो यानी कि यहाँ पर C1 के बैटरी से कनेक्टेड है तो V सेम रहेगा। तो बात करें फॉर C1 की बात करते हैं, एक एक कैपेसिटर ले लेते हैं, क्योंकि C1 जो है ये रिमेन कनेक्टेड टू बैटरी है, रिमेन कनेक्टेड टू बैटरी, कनेक्टेड टू बैटरी, ये ध्यान रखना है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। नाउ इनिशियली इसका जो कैपेसिटेंस है C1 का फॉर्मूला एयर कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A/D जो कि 2 माइक्रोफैरड का है। लेकिन जैसे ही इसको हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया K इक्वल टू 5 का, तो यस मीडियम प्लेस करने से C1 डैश हो गया, एंड दैट इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D, K टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स ऑफ 2 माइक्रोफैरड, नाउ इट बिकम 10 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है C1 की तो कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी। चार्ज की बात करें Q, Q इज इक्वल टू C1 डैश Q डैश जो होगा, इनिशियली चार्ज अगर हम कहें इनिशियल चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू C1 V, और V आपका 5 वोल्ट। तो Q इनिशियली कहें तो C1 आपका 2 माइक्रोफैरड है, 2 इंटू 10⁻⁶, और V आपका 5 है, यानी कि ये 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो इनिशियली 10 माइक्रो कूलम का चार्ज था, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया तो क्योंकि C1 अब C1 डैश हो गया, तो Q1 डैश क्या होगा, C1 डैश इंटू V, तो V सेम रहेगा क्योंकि रिमेन कनेक्टेड टू बैटरी, बस C1 डैश हो गया, कैपेसिटी चेंज होगी बट बैटरी से कनेक्ट होने से V सेम रहने की वजह से अब देखो Q डैश क्या होगा, क्योंकि जब C आपका K टाइम्स हो गया तो Q भी K टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इट इज़ ऑल्सो K टाइम्स ऑफ Q, तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ 10 यानी 50 माइक्रो कूलम। तो C1 की कहानी समझ आ गई कि C1 के साथ क्या हुआ, C1 का चार्ज 10 माइक्रो कूलम था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने से 5 टाइम्स हो गया, कैपेसिटी 5 टाइम्स होने की वजह से, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए V सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा। अब आ जाते हैं C2 की बात करते हैं, यानी फॉर C2। अब C2 जो है वो ओपन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इनिशियली स्विच S इज लेफ्ट ओपन, ठीक है, और K इक्वल टू 5 प्लेस किया गया, कंप्लीटली प्लेस किया गया। हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर अफेक्टेड। अभी यहाँ स्विच क्लोज करने की बात ही नहीं की गई है, ठीक है। अगर इनिशियली जो है ओपन है तो कोई चार्ज गया ही नहीं होगा इस पर, जैसा कंडीशन दी है। अगर ओपन है तो चार्ज कोई गया ही नहीं होगा, इनिशियली चार्ज जो है C2 की बात करें तो वो 0 होगा, क्योंकि अभी ये C2 जो है वो नॉट कनेक्टेड टू बैटरी है, स्विच ओपन है,
मैं आपको सारी कंडीशन बता देता हूँ, हमें कंसेप्ट समझना है कि कैसे क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं। अगर नॉट कनेक्टिव बैटरी है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो अभी चार्ज हुआ ही नहीं है, Q2 भी 0। लेकिन अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, आप इसको बैटरी से ये स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर कनेक्ट हो जाता है तो क्या होता, तो अगर कनेक्ट हो जाता तो Q2 क्या होता, तो Q2 होता C2 और पोटेंशियल क्योंकि पैरेलल में है तो V तो सेम होता C2 इंटू वी, और वही C2 आपका 2 माइक्रोफेरेड है, कैपेसिटी सेम है, और V आपका 5 वोल्ट, तो ये आपका 10 माइक्रो कूलम आ जाता अगर ये स्विच कनेक्ट कर देते। उसके बाद अब देखो कैपेसिटी तो C2 है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया तो वही कैपेसिटी जैसे इसकी भी चेंज हो रही है, C2 की भी चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, चार्ज तो पहले ही नहीं था, बाद में भी नहीं आएगा। हाँ, अगर ये कनेक्ट किया गया था और कनेक्ट करने के बाद रिमूव किया गया था, तो अगर कनेक्ट करने के बाद रिमूव किया गया था तो इस केस में अगर हम बता दें कि कनेक्ट करने के बाद स्विच ओपन कर दिया गया, तो अगर आफ्टर, या मैं लिख देता हूँ आपको, आफ्टर फुली चार्ज, इतना चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम, आफ्टर फुली चार्ज स्विच इज ओपन, और फुली चार्ज के बाद अगर स्विच ओपन कर दिया गया तो यानी Q कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, बैटरी सब कनेक्ट नहीं है, स्विच ओपन कर दिया गया, तो यहाँ पे स्विच ओपन कर दिया गया तो Q कांस्टेंट रहेगा, एंड Q2 इसका मतलब है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, जो कि 10 माइक्रोकूलम है। अब क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो गई, C2 डैश हो गई, जो कि K टाइम्स ऑफ C2 यानी कि 5 टाइम्स यानी कि 10 माइक्रोफैरेड हो गई, तो यहाँ पे Q सेम है C2 डैश, तो यहाँ पे Q सेम रहेगा, ठीक है। यस, आपने चार्ज करके डिस्कनेक्ट किया तो Q सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल अब चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल V डैश हो जाएगा इसके अक्रॉस, V2 के अक्रॉस। इनिशियली V2 आपका 5 वोल्ट था, लेकिन जैसे ही स्विच ओपन कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया, तो चार्ज कांस्टेंट रहने से C चेंज हो गया, चार्ज कांस्टेंट C चेंज हो गया तो V भी चेंज हो जाएगा, और V इक्वल टू क्या, Q2 बाय C2 डैश। तो क्योंकि C2 इंक्रीज हुआ है, देखो इन्वर्सली C2 इंक्रीज हुआ है तो यस V2 डैश आपका हो जाएगा, यस आपका V बाय 5, क्योंकि ये 5 टाइम इंक्रीज हुआ C2 तो ये 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 1/5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5/5 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया कि कंडीशन के साथ कि चार्ज करके स्विच ओपन कर दिया है तो चार्ज कंजर्व रहेगा, और अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो V सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज इज 3 पिकोफैरेड। सीरीज में कनेक्ट करने पे नेट कैपेसिटेंस 3 पिकोफैरेड है, आइडेंटिकल है यानी C1 C2 C3 सेम है, तो लेट गिवन क्या है कि C1 इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C, ये गिवन है आइडेंटिकल, एंड गिवन क्या है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है CS की वैल्यू 3 पिकोफैरेड है। नाउ फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज, तो 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इट इज़ 3/C। तो C सीरीज़ क्या आ जाएगा, यहाँ गलती हो जाती है जल्दी में, C सीरीज़ क्या आ जाएगा, C/3 आ गया ना, और जो कि हमें क्या गिवन है C सीरीज़ 3 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड गिवन है, तो C/3 के इक्वल, यानी जो C है वो आपका 9 पिकोफैरेड आ गया, यानी ईच कैपेसिटर हैज़, क्योंकि आइडेंटिकल है C1 C2 C3 सबकी वैल्यू 9 पिकोफैरेड है, कॉम्बिनेशन सीरीज की वैल्यू 3 पिकोफैरेड आई, लेकिन हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 9 पिकोफैरेड है। अब इनको क्या किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो नाउ व्हाट इज C पैरेलल, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो पैरेलल में ऐड हो गया 3 टाइम्स ऑफ C, यानी 3 इंटू 9, 3 इंटू 9 27 पिकोफैरेड। ओके, तो C सीरीज 3 पिकोफैरेड, C पैरेलल में 27 पिकोफैरेड, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कॉन्फ़िगरेशन इफ दे बोथ आर कनेक्टेड टू सेम सोर्स, सेम सोर्स मीन सेम बैटरी यानी V सेम है, तो इफ यानी फॉर सेम सोर्स यानी सेम V, सेम सोर्स यानी सेम V,
कॉम्बिनेशन क्या, पहले सीरीज फिर पैरेलल, तो यू सीरीज अपॉन यू पैरेलल, और फिर कैपेसिटेंस के टर्म में, वी के टर्म में फॉर्मूला क्या, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हाफ सी एस वी सेम है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी पैरेलल वी स्क्वायर, हाफ कैंसिल वी स्क्वायर कैंसिल, सी एस अपॉन सी पी, एंड व्हाट इज सी एस, सीरीज में 3 पिकोफैरेड, और ये 27, यस 1/9, आपका आंसर 1/9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे देखो आप नेटवर्क नजर आ रहा है, C1 C2 C3 C4, 15 माइक्रोफैरेड है सभी की वैल्यू, सभी की 15 माइक्रोफैरेड है। लेकिन आप ध्यान से देखो सीरीज में कौन सा है, पैरेलल में कौन सा, एक ही रास्ता है C1 C2 C3, चार्ज जो C1 से जाएगा वो C2 C3, तो यानी ये C1 C2 C3 ये सीरीज में है, तो C1 C2 एंड C3 इन सीरीज, और ये जो कॉम्बिनेशन है C1 2 3, ये C1 2 3 जो आएगा इनका कॉम्बिनेशन वो C4 के साथ पैरेलल में, तो पहले हमें C1 2 3 निकालना पड़ेगा और फिर C4 के साथ पैरेलल में। देखते हैं फाइंड क्या करना है, यस फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, यानी ये करना ही पड़ेगा हमको। उसके बाद चार्ज ऑन द C4 पे चार्ज फाइंड करना है, तो नेट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सीरीज में है तो 1/1 2 3 को रिमूव करके इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, C सीरीज है क्योंकि C1 2 3 है, क्योंकि फॉर्मूला सीरीज का 1/C करके होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और क्योंकि तीनों इक्वल हैं 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 3/15, एंड C123 आपका आ गया 15/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर, C123 आ गया। नाउ दिस C123 इन पैरेलल विद C4, तो C123 एंड C4 इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट, जो हमें नेट फाइंड करना है, जो C नेट आया वो पैरेलल में ऐड होता है, तो C123 प्लस C4, C123 प्लस C4 यानी कि 15/3 प्लस 15 है C4 भी, ये आपका आ जाएगा। एंड हाउ मच, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिलेगा यहाँ पर 15 प्लस 3 5 15, 3 1 45/3 यानी कि 60/3, डेट मीन्स 20 माइक्रोफैरेड, या 15/3 आपका 5 है, 5 इसको 5 माइक्रोफैरेड करेंगे आप, सिंपली 5 माइक्रोफैरेड, 5 प्लस 15 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है सिंपल। 20 माइक्रोफैरेड नेट कैपेसिटेंस आ चुका है। चार्ज ऑन C4, यहाँ पे चार्ज कितना, तो देखो चार्ज के लिए हमें उसके अक्रॉस पोटेंशियल देखना है, तो C4 कनेक्टेड है डायरेक्टली, देखो 100 वोल्ट से ऐसे, तो यानी कि जो आपका चार्ज Q4 है, यानी सेकेंड हमें जो Q4 फाइंड करना है, वो C4 और उसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है 100 वोल्ट, पोटेंशियल आपका 100 वोल्ट है। C4 आपका 15 माइक्रोफैरेड है, ठीक है, और पोटेंशियल हमारा 100 वोल्ट है, तो यस 15 माइक्रो यानी 10⁻⁶ इंटू 100, यानी 1500 माइक्रो कूलम भी कह सकते हैं, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है 1.5 करके भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल 1500 माइक्रो कूलम हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ चार्ज Q, ग्राफ दिख रहा है आपको, Q का वेरिएशन विद V, तो Q और V और C की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ किसी फॉर्मूले से ही रिलेटेड होता है, और फॉर्मूला क्या, Q C और V में क्या रिलेशन, तो V डॉट Q इज इक्वल टू CV, और इसको जरा रिलेट करें क्योंकि स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन ही है क्योंकि Q की पावर 1 V की पावर 1, तो Y इज इक्वल टू mx से रिलेट करें तो m यानी कि स्लोप, जो लाइन है जो स्लोप फॉर्म कर रही जो कि tan थीटा इज इक्वल टू C देगा, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, जिसका स्लोप कम है उसका कैपेसिटेंस कम है। तो विच लाइन A और B, विच लाइन A एंड B करस्पॉन्ड टू C1, क्योंकि कहा क्या गया है C1 C2। अब बात करें कि भाई कौन सा ग्रेटर है, हमें ये पता है कि अगर A और B की बात करें तो जो कैपेसिटेंस आपका CA का होगा वो ग्रेटर देन CB का होगा, क्योंकि स्लोप A का ज़्यादा है B से, तो CA ग्रेटर देन CB।
अब बात करें कि सी ए क्या है, 1 है या 2 है। तो क्वेश्चन देखो, टू कैपेसिटर्स C1 C2 बोथ कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन, डी सेम है, बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन ऑफ C1। अब यहाँ से आइडिया लगेगा कि जो C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। इन्होंने कहा D सेम है लेकिन एरिया की बात अलग कर रहे हैं। प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर, और एरिया ज़्यादा तो C एरिया के प्रोपोर्शनल। एरिया A यहाँ पे एरिया है, C एरिया के प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि C2 आपका ग्रेटर देन C1 है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग A और B के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि CA इज ग्रेटर देन CB, यानी कि आपका जो C1 है वो करस्पॉन्डिंग टू B है, यानी कि जो B है उसकी कैपेसिटी कम है, यानी कि वो C1 है। C2 कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि वो CA है, क्योंकि जिसका एरिया ज़्यादा है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, a test charge q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B then B to C in the electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, पैरेलल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट A इज हियर, 6,0 कोऑर्डिनेट है। A से C गया, ओके, A से C गया along the path। अच्छा, A से C जाना है लेकिन A से C डायरेक्ट नहीं गया, A to B गया और फिर B to C गया। मैं C डायरेक्ट जा सकता था, लेकिन क्या केस ने, पहले B गया फिर B से C गया। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स, यस, कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट आपको पता ही। अब ये ध्यान रखना है आपको, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। A एंड C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एंड एट विच पॉइंट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। तो आपको बता दें यहाँ पे ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, डिस्प्लेस हो रहा है तो इसको माइनस dV/dr वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, और ये कंसेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी था, यानी ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। माइनस साइन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल ये जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, यानी बी एंड सी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, तो वी बी इक्वल टू वी सी, ये तो क्लियर हो गया। यानी कि जो पोटेंशियल बी पॉइंट पे वही सी पे, क्योंकि ये लाइन अगर ड्रॉ करूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के अलॉन्ग जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, ठीक। और ए पॉइंट अगर देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर आप इधर जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो वी बी वी सी के इक्वल है, ये तो समझ आया। क्या वी ए ग्रेटर है या स्मॉलर है, इक्वल तो नहीं क्योंकि इधर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो यानी कि यस वी बी वी सी की वैल्यू भले इक्वल है लेकिन इनकी वैल्यू जो भी है वो वी ए से ग्रेटर है, ठीक। अब क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो अगर आपको वी सी माइनस वी ए फाइंड करना है तो वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डेफिनेटली वी सी ग्रेटर देन वी ए, तो प्लस में आना चाहिए। अगर मैं वी ए माइनस वी सी करूँगा तो माइनस आएगा, क्योंकि ग्रेटर कौन सा है, वी सी ग्रेटर है। तो वी सी माइनस वी ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम लेते हैं यस कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, घुमा करके ले जाओ तो भी उतना ही वर्क डन होगा। तो यस इस लाइन के अकॉर्डिंग और इस लाइन के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए सी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। हम मान भी सकते हैं कि लेट अगर ई की वैल्यू हमें दी हो 10⁻⁻1 न्यूटन पर कूलम, तो 10⁻⁻1 ले लेते हैं, ठीक है, इनटू डिस्टेंस आर, ये क्या है, ये 6 और ये 2 और ये तो 0 0, तो ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अगर हमने सेंटीमीटर लिया तो हम कहेंगे 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस तरीके से 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर वी ए माइनस वी सी करते तो नेगेटिव में होता, यही वैल्यू होती है नेगेटिव में हो जाती। एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर, आपको बता चुका हूँ मैं, पॉइंट ए पे पोटेंशियल कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। बी एंड सी पे पोटेंशियल ज़्यादा और इक्वल भी हैं, यानी अगर आपसे कहा जाए वी बी माइनस वी सी तो वो ज़ीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी बी माइनस वी सी वो ज़ीरो होगा क्योंकि सेम पोटेंशियल है यहाँ पर।
और अगर आपसे कहा जाए भाई वी सी माइनस वी बी बताओ तो वो तो 0 आएगा, लेकिन आपसे कहा जाए कि वी बी माइनस वी ए तो आपको बता दें वी सी वी बी के इक्वल है, तो वो यही आएगा 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट। क्लियर? तो इस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर डायपोल लेंथ है, when placed with its axis making angle 60 डिग्री with uniform electric field। ओके, डायपोल जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, टॉर्क इतना दे रखा 4√3 न्यूटन मीटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल बताना है। यस, डायपोल में चार्ज दे रखा है, एक +8 तो दूसरा -8, ठीक है, एंगल दे रखा है। अब एक ही एंगल गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -mb cos थीटा, ठीक है, -mb cos थीटा, और ये एंगल थीटा 60 डिग्री है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें यहाँ पर जो है mb cos थीटा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन ये किसके लिए? मैग्नेटिक डायपोल के लिए। तो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होगा? यही -m की जगह p और b की जगह e, -p cos थीटा। तो देखो फॉर्मूला रिलेटेड है एक दूसरे से, इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक डायपोल। तो -p cos थीटा वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे p की वैल्यू कहाँ से लाएं? तो p तो होता है आपका q इंटू 2a, q इंटू 2a करके p आएगा, और e cos 60 डिग्री। e की वैल्यू आपको गिवन है, e की वैल्यू, टॉर्क गिवन है 4√3। तो अब टॉर्क गिवन है, बाकी वैल्यूज चार्ज गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे सॉल्व? फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, टॉर्क गिवन है, चलो वहाँ जो गिवन है उससे ले लेते हैं। टाउ गिवन है 4√3, ठीक है, टाउ 4√3 गिवन है, और टाउ का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला? PE साइन थीटा। ओके, 4√3 P, तो P आ जाएगा, यहाँ P रख देंगे डायरेक्ट। P E की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन एंगल क्या है? 60। ओके, 4√3 व्हाट इज P? अब यहाँ पे P कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो जो P कैलकुलेट आप करेंगे, P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। Q चार्ज क्या है? 8 नैनो कूलम, 8 इंटू 10⁻9। 2a क्या है? 2a, अब गलती से a को 4 ले लेंगे, गलत हो जाएगा। डायपोल लेंथ कहाँ है ना, तो 2a ही 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा 32, 8 इंटू 4 32, 10⁻⁻9 और -2, 10⁻11 कूलम मीटर। ये आपका P आ गया, वैल्यू रख देते हैं 32 इंटू 10⁻11, और E फाइंड कर लेते हैं, और फिर U आ जाएगा साइन 60 √3/2। अब ये देखो √3 से √3 कट गया, तो E इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यस, E मिल जाएगा आपको 248/32 10⁻11, यानी कि 1/4, 10 की पावर ऊपर जाके +11 हो जाएगा। E इज इक्वल टू आपका 1/4 यानी 0.25 10⁻11। ओके, ये E की वैल्यू आई न्यूटन पर कूलम में। E की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पुट करते हैं, तो U इज इक्वल टू, U फाइंड करना है हमको, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, -P, दैट इज P आपका 32 इंटू 10⁻11, Q इंटू 2a दैट इज P फाइंड कर चुके, इंटू E की वैल्यू 0.25 या 1/4 ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे। ओके, ऐसे ही करना है आपको कि कुछ चीज़ों को कैलकुलेशन में जितना इजी करो। देखो 1/4 एंड 10⁻11 cos 60 1/2, यस, ये 4 2 8 और 8 4 जा होता है, तो U इज इक्वल टू -4 10⁻11 10⁻+11 माइनस प्लस कैंसिल हो गया, -4 जूल आ गया आंसर। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसको पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो गिवन नहीं है यहाँ पर वो उधर से फाइंड करके पुट करके हमें आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर, डायग्राम गिवन है 4 माइक्रोफैरड। कैसा है सीरीज में, ठीक है, सीरीज में है ए से बी के बीच में, आप देख सकते हो 20 माइक्रोफैरड और सी पता नहीं क्या है, लेकिन हमें इक्विवेलेंट पता है 4 माइक्रोफैरड। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/c सीरीज, यानी कि 1/c सीरीज होता है 1/c1 प्लस 1/c2 एंड 1/c सीरीज यानी 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड 1/c1 यानी 20 माइक्रोफैरड और ये C2 फाइंड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 फाइंड द, हाँ C फाइंड करना है, तो C2 यानी कि C फाइंड करना है हमको, तो ये 1/c फाइंड करना है हमको। अब इसको सिंप्लीफाई करो 1/c इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/20, बाद में माइक्रो लगा देंगे एंड वी गेट, सिंप्लीफाई कर दो तो वी गेट 5/20 माइनस 1/20 यानी कि 4/20 यानी 1/5। तो C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड आ गया। क्लियर, कैलकुलेशन कर लिया हमने, C हमारा 5 माइक्रोफैरड आ गया। नाउ सेकंड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ 12 वोल्ट कनेक्टेड। अब जैसे ही हमने 12 वोल्ट कनेक्ट किया ऐसे करके, इधर 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो जैसे ही 12 वोल्ट कनेक्ट किया इस सीरीज में जो कैपेसिटर लगे हैं, तो हमें चार्ज बताना है ऑन ईच कैपेसिटर। तो लेट भाई ईच कैपेसिटर क्या है कि सीरीज में तो चार्ज तो सेम रहेगा, ठीक है, तो हम बता देते हैं जो Q होता है वो सेम रहता है, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V कर देते हैं, वो चार्ज इधर भी रहेगा वो इधर भी रहेगा, तो Q C इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट है 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रो 10⁻⁶, और V कितना है, अप्लाई किया कितना हमने 12 वोल्ट, 12 से मल्टीप्लाई 48 इंटू 10⁻⁶ कूलम, यानी 48 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम चार्ज है इधर। तो सीरीज में वही चार्ज इधर भी रहेगा वो इधर भी रहेगा। ओके, थर्ड वन, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फाइंड करना, पोटेंशियल डिवाइड होता है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, तो यानी 12 वोल्ट इज इक्वल टू हो गया V1 प्लस V2। इसके क्रॉस V1 मान लेते हैं और इसके क्रॉस V2 कंसिडर कर लेते हैं। यस, एंड ये तो फॉर्मूला मिल गया कि V इज इक्वल टू यानी 12 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब जो V1 बाई V2 की रेशियो होती है, क्योंकि चार्ज सीरीज में सेम रहता है, तो Q बाय C होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू Q बाय C होता है, तो Q जो है रेशियो में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो C के इनवर्सली यानी C2 बाय C1 लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज C2 5 एंड व्हाट इज C1 20, तो यानी V1 बाय V2 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। यानी यहाँ से क्लियर दिख रहा है हमें कि जो V2 है वो 4 टाइम्स ऑफ V1 आएगा। पुट कर दो यहाँ पर V2 को 4 टाइम्स ऑफ V1, तो यानी V1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू 12, यानी 5 V1 इज इक्वल टू 12, तो V1 इज इक्वल टू 12/5 वोल्ट। V1 12/5 वोल्ट आया और V2 4 से मल्टीप्लाई कर दो 48/5 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टू पैरेलल प्लेट्स X एंड Y, कैपेसिटर्स X एंड Y है, सेम एरिया है, सेम डी सेपरेशन है, बस क्या है कि X हैज एयर और Y कंटेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम 4। तो ये आइडिया लग गया कि अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता तो कैपेसिटेंस सेम होता। Cx आपका एप्सिलॉन A बाई डी और Cy आपका K टाइम्स एप्सिलॉन A बाई डी, जो कि K आपका 4 है, तो यानी कि 4K यानी एप्सिलॉन R सेम होता है 4 टाइम्स एप्सिलॉन A बाई डी, यानी कि जो Cy है वो 4 टाइम्स ऑफ Cx है। इतना हमें क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन से। कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट निकालना है, पैरेलल टू पैरेलल X एंड Y कनेक्टेड का कहानी है कि सीरीज या पैरेलल में। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ, अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर अगर हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, व्हाट इज द रेशियो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X, इसका हम मान लेते हैं कि ये सीरीज में लगे,
क्वेश्चन में हम इसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज में ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं कि इस तरीके से 2 कैपेसिटर है, ठीक है, एक Cx है और एक Cy है, और ये किसी बैटरी या सेल से जो कि V वोल्ट की सीरीज में लगा हुआ है। और हमें यहाँ से क्लियर हो गया फर्स्ट लाइन से कि जो Cy है वो 4 टाइम्स ऑफ Cx है। इन्होंने कहा इस तरीके से है तो सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू अगर 4 माइक्रोफैरेड है तो ईच की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है कि 1/C सीरीज जो कि 1/Cx प्लस 1/Cy है, ठीक है, ये 4 है तो 1/4 माइक्रोफैरेड। अब Cx को C मान लेता हो तो Cy क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे में ले लो आप, तो ये आपका 5/4C आ जाएगा। एंड वी गेट what? वी गेट C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, C इज इक्वल टू 5 आ गया। तो C इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड यानी Cx इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड, तो Cy क्या होगा, दैट इज 4 टाइम्स होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 5 यानी 20 माइक्रोफैरेड। तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट वन। सेकंड, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स x एंड y। अगर ये V दिया ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं, तो चलो हम मान लेते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो ले रहे हैं। तो हमें पता है कि जो सीरीज में है Vx/Vy जो होगा वो, क्योंकि सीरीज में तो Q सेम रहता है, तो हो जाएगा Cy/Cx, ठीक है। एंड Cy जो है 4 टाइम्स है Cx के, तो ये 4/1 आ गया। अगर V दिया होगा तो जब इससे पहले क्वेश्चन किया था वैसे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड वन, व्हाट इज अ रेशियो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो क्या होगी, तो Ux/Uy। अब यहाँ पे सीरीज में है तो V सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो बेटर है कि सीरीज में Q सेम होता है, तो Q² 2 टाइम्स ऑफ Cx, Q² 2 टाइम्स ऑफ Cy। ये Q² और 2 कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो कि आपको Cy/Cx मिलेगा जो कि 4:1 है। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो भी फाइंड कर ली फॉर दिस कॉम्बिनेशन। क्लियर। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में, तो यहाँ पे 2 असर्शन रीजन आपको मेंशन कर दिया मैंने। आपको पता है कि हमें ABCD ऑप्शन में से टिक करना है अकॉर्डिंग टू जैसा ऑप्शन दिया है। अगर असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है तो A आप टिक करेंगे, सर्कल करेंगे, लिखेंगे। और अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन ने A को सही एक्सप्लेन नहीं किया है तो B। अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है तो C, और असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट नहीं है, दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन डी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट असर्शन, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए डिस्टेंस के टर्म में, इज हाफ, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 3 टाइम्स कर दिया गया तो क्या कैपेसिटेंस 6 टाइम्स हो जाएगा। फॉर्मूला, यस, फॉर्मूला C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D। पुट करके देखो, डिस्टेंस इज हाफ, D को D/2 कर दिया, C डैश क्या हो गया, D/2 करेंगे, D को D डैश को यानी D को D/2 कर दिया D डैश को, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 3 टाइम्स यानी K की जगह 3 कर दिया, 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, तो ये 2 पर जाके 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। यानी पहले एयर कैपेसिटर था, एप्सिलॉन नॉट A/D था, और जब हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो ये 6 टाइम्स आया, और ये कहा गया है बिल्कुल सही है, ठीक है, असर्शन करेक्ट है। नाउ रीजन, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल प्लेस बिटवीन द प्लेट्स। यस, K जो है वो वही बताता है, अलग अलग मटेरियल के लिए वो अलग अलग K की वैल्यू होती है, यानी ये भी सही है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इससे क्या सही एक्सप्लेनेशन मिला, हमें तो फॉर्मूले से एक्सप्लेनेशन मिला ना, इससे क्या एक्सप्लेनेशन सही मिला, नहीं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन से हम एक्सप्लेनेशन सही नहीं मिलता। एक्सप्लेनेशन तब सही होता हम कहते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया कि C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D है, और यहाँ से हमें ये मिला, तो रीजन सही होता, तब ऑप्शन A होता। नाउ सेकेंड, असर्शन कह रहा है कि टोटल चार्ज इन अ कैपेसिटर इज 0। टोटल चार्ज कैपेसिटर 0 होता है, यस, जितना प्लस चार्ज प्लस Q एक प्लेट पे तो दूसरे पे माइनस, ठीक। तो अगर टोटल चार्ज देखा जाए
अगर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करें और कहें कितना फ्लक्स, तो जीरो हो जाता है ना टोटल चार्ज इनक्लोज। तो यस, टोटल चार्ज जीरो, एक प्लेट पे प्लस क्यू, दूसरे माइनस क्यू, बट टोटल चार्ज जीरो। सही है सेशन। रीजन, द फील्ड जस्ट आउटसाइड द कैपेसिटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड तो जीरो होता है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। एसेशन ही सही है, रीजन इनकरेक्ट है। एसेशन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से एसेशन रीजन के क्वेश्चन करने हैं। तो इसके साथ आज का जो है वन शॉट वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पे बेस्ड था वो कंप्लीट होता है। जल्दी हम चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।